А дальше по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. यूक्रेन और रशिया का युद्ध अपने साथ पूरे विश्व को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाने को रेडी है। ऐसा लगता नहीं है कि पुतिन को किसी भी वर्ल्ड पावर की कोई भी चिंता या डर है। जब ये लड़ाई शुरू करी थी तो उन्हें लगता था कि यूक्रेन केवल कुछ ही समय में उनकी झोली में आ गिरेगा। न सिर्फ उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए, बट शायद बहुत समय भी उन्हें नहीं लगेगा। और शायद ऐसा होता भी कि अगर वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की, जो अभी यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, वो इस तरह का एक कैंपेन नहीं चालू करते पुतिन के अगेंस्ट, रशिया की फोर्सेस के अगेंस्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग यूक्रेनियन रेजिस्टेंस को दर्शाता। शुरुआती दौर में पुतिन केवल 2 दिन में कीव तक पहुंच गए थे। उनकी फोर्सेस केवल 16 किलोमीटर दूर थी प्रेसिडेंशियल पैलेस से, यूक्रेन के सिटी सेंटर से, और उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, इंक्लूडिंग पुतिन। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें रूस की एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहीं। 2 में से 1 को मार गिराया गया। लड़ाई कीव के नजदीक पहुंच गई है और अब 5 लाख लोग फ्रंट लाइन पर हैं। कोशेट्स के पास लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस का कहना है कि आम लोग उसके निशाने पर नहीं हैं। यूक्रेनियन सिविलियन ने बढ़ चढ़ के रशियन मिलिट्री पे हमला किया। सबका श्रेय जाता है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की को। लीडरशिप, इमोशनल स्पीचेस, पैट्रियोटिज्म ने यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया और उन्हें बना दिया पुतिन का एनिमी नंबर 1। आइए जानते हैं कि आखिर है कौन ये वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की। आपको जान के हैरानी भी होगी और कुछ गुदगुदी भी कि जहां दुनिया के ज्यादातर लीडर्स एक्चुअली एक कॉमेडियन की तरह ही बिहेव करते हैं, वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की का कुछ उल्टा ही है। वो एक्चुअली एक प्रोफेशनल कॉमेडियन रह चुके हैं और वहां से उन्होंने राजनीति का सफर बहुत जल्दी और बहुत सक्सेसफुली तय किया। 44 साल के वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की का जन्म किर्वी राई नाम के शहर में 1978 में हुआ था। पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का भी इन्हीं के शहर से हैं। 9 साल की बेटी है जिसका नाम है अलेक्सांद्रा और 9 साल का बेटा है जिसका नाम है किरिल। वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की की यूक्रेन में लोकप्रियता एक खास टीवी शो के कारण बहुत रिसेंटली ही हुई है, जिस टीवी शो का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इसमें वोलोडाइमिर ने एक खास भूमिका निभाई थी, लीड रोल में थे वो, जो एक टीचर का रोल था। एक ऐसा टीचर जो बहुत ही आइडियल होता है और अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है हमेशा अच्छे कामों को करने के लिए। और इसी स्टूडेंट और टीचर के डिस्कशंस में एक बार वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की का किरदार ऐसी महत्वपूर्ण स्पीच देता है यूक्रेन में करप्शन के अगेंस्ट, जो उसके स्टूडेंट्स उस एपिसोड में, उस टीवी सीरीज में रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे पोस्ट कर देते हैं और वो वायरल हो जाती है। वो इतनी वायरल हो जाती है कि वोलोडाइमिर का जो किरदार है वो प्रेसिडेंसी के लिए एक कैंडिडेट के रूप में उभरता है। वो किरदार प्रेसिडेंसी जीत जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है और यूक्रेन की कायाकल्प कर देता है। टीवी शो का नाम था स्लुगा नरोदा, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम भी था सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी, और वो पार्टी शो के खत्म होने के 1 महीने बाद ही पावर में आ गई, वो भी वॉपिंग मेजॉरिटी 73% वोट्स के साथ, और वोलोडाइमिर ज़ेलेंस्की एक्चुअल में देश के राष्ट्रपति बन गए। यहाँ पे ये जानना और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन में करप्शन एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू है। यूक्रेन के लास्ट 2 से 3 प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इतने सीरियस करप्शन इश्यूज उनके अगेंस्ट थे कि केसेस चले, उन्हें कंट्री को छोड़ के भागना पड़ा। और उनमें से एक के प्रेसिडेंशियल पैलेस को, उनके घर को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अब एक पब्लिक म्यूजियम बना दिया गया जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ करप्शन।
अगर आप पृष्ठभूमि में देखेंगे इस शो की इंपॉर्टेंस और वोलोडाइमर के जो किरदार था उसकी भूमिका को, तो आप समझ पाएंगे कि क्यों वो लोगों के साथ इतना रेजोनेट किया। आम यूक्रेनियन करप्शन से बहुत परेशान थे और उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ वोलोडाइमर को वोट किया, और कहीं ना कहीं वोलोडाइमर ने कहीं भी उनकी जो उम्मीदें थी उनको लेट डाउन नहीं किया। जैसे ही वोलोडाइमर पावर में आए, उन्होंने दोबारा से यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए, नेटो के साथ बातचीत शुरू कर दी, आर्मी को मजबूत करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स ये चीज बिल्कुल भी रशिया को रास नहीं आई, पुतिन को पसंद नहीं आई, तो ये इनकी आंखों में खटकने लगे। पुतिन के मन में एक डर है, उन्हें लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो और ईयू के साथ चला जाएगा तो वहां नेटो के बेसिस बन जाएंगे और कभी रशिया पे अटैक किया जा सकता है। रशिया बहुत ही बड़े लैंडमास पे, बहुत सारी डिफरेंट जो सोवियत रिपब्लिक्स थी, कजाकिस्तान हुआ, बेलारूस हुआ, यूक्रेन हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, रशिया की छाया में राज चला करता था। मॉस्को से सब कुछ डिसाइड होता था कि कैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स रन की जाएंगी इन सभी कंट्रीज में। कहीं ना कहीं पुतिन की जो गवर्नमेंट है वो आज भी चाहती है कि इसी तरीके से चीजें चलें। इनफैक्ट यूक्रेन ही नहीं, बाकी भी जो एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रशिया का इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, इंटरफेरेंस वहां पर रहता है। तो जैसे यूक्रेन उससे बाहर निकलने लगा तो रशिया को लगा कि अब समय है कि मुझे कंट्रोल कर लेना चाहिए यूक्रेन को। यूक्रेन के बॉर्डर पे काफी समय से रशियन सोल्जर्स तैनात थे, वहां प्रैक्टिस कर रहे थे, बट ये सब कुछ केवल ऐसा प्रतीत हुआ कि वो थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल इन्वेजन शायद करेंगे ही नहीं। अब तो युद्ध शुरू ही हो चुका है और पहले दिन से ही ये डेविड वर्सेस गोलियत की लड़ाई है। मतलब कोई सानी है ही नहीं यूक्रेन रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ के आगे। कम से कम 10 गुना ज्यादा सोल्जर्स रशिया के पास हैं, 7 गुना ज्यादा टैंक्स हैं, 8 गुना ज्यादा एयरप्लेन्स हैं यानी कि मिलिट्री प्लेन्स हैं, और कम से कम 15 गुना ज्यादा मिसाइल्स रशिया के पास हैं। टूटती होप थी यूक्रेनियंस की, उसको कायम रखा। उन्होंने आगे बढ़ के लीडरशिप दिखाई अपनी, एंड जो कुछ आज यूक्रेन रेजिस्ट कर पा रहा है रशिया को, ये वॉर कम से कम 7 दिन ऑलरेडी चल चुकी है, जिसका अनुमान किसी ने नहीं किया था, और वो भी यूक्रेन के अपने बलबूते पर। ये लड़ाई कहीं भी जाए, ये लड़ाई याद रखी जाएगी इतिहास में कि किस तरीके से रशिया को एकदम रोक के रखा कई दिनों तक। तो वोलोडाइमर ज़ेलेंस्की न सिर्फ एक तरफ मिलिट्री के साथ हथियार लेके जमीन पे लड़ रहे थे, साथ के साथ कॉन्टिन्यूअसली वर्ल्ड के सभी नेताओं से, इंक्लूडिंग इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने कॉन्स्टेंटली बात करी, हर लीडर को फोन किया, अपने लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट के लिए अपील करी ताकि रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस हो पाए, रशिया के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन हो पाए। तो डिप्लोमेसी की वॉर भी वो साथ साथ लड़ रहे थे, जो रशिया नहीं कर रहा था, और वो अलग थलग कहीं पड़ता हुआ दिखाई दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में। उसके कॉज को लोगों ने नहीं समझा, उसको एक एग्रेसर की तरह ही देखा, जो फैक्ट भी है। उसके अलावा जो उनकी इमोशनल अपील थी, उनकी जो इमोशनल स्पीचेस उन्होंने यूएन में दी, चाहे नेशनल टीवी पे लोगों के लिए दी, उन्होंने इतना इंस्पायर किया न सिर्फ यूक्रेनियंस को बल्कि दुनिया के सभी लोगों को, कि उन्होंने अपने सभी तरह के बैंक्स खोल दिए और भर के यूक्रेन के लोगों के लिए, यूक्रेन की मिलिट्री की मदद के लिए, यूक्रेन के मेडिकल सिस्टम के सपोर्ट के लिए, जो सोल्जर्स को मेडिसिन की जरूरत थी, वो सब कुछ खोल दिया। एंड भर भर के पूरी दुनिया से, न सिर्फ यूक्रेनियन डायस्पोरा जो बाहर है, जो कि काफी सारा है, बट बाकी लोग भी भर भर के डोनेट करने लगे। बैंकिंग एकदम ठप हो गया था, ओवरनाइट लोग छोड़ के सिटीज को चले गए, बैंक के पास कर्मचारी नहीं थे, खतरा था, बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने सारे डोनेशन, सारे ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में करने शुरू कर दिए, जिसके कारण कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम डिस्पाइट नॉट हैविंग अ बैंक रुका ही नहीं यूक्रेन में। यहां सुनने में ये बहुत सिंपल और अच्छी बात लग रही होगी, बट आप सोच नहीं सकते एक ऐसी सिचुएशन में जहां लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एक वॉर चल रही है, तो उस माहौल में आप इतना आगे का सोचें और आप जीत के लिए आगे बढ़ते ही जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो एग्जैक्टली वोलोडाइमर ज़ेलेंस्की ने यही किया।
कुछ नहीं था उनके पास। कुछ नहीं होने से उन्होंने जो ये लड़ाई लड़ी है वो एक एग्जेम्पलरी लड़ाई है और वो बहुत कुछ हम सभी को सिखाती है। सबसे पहले मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है ये बात समझनी और जाननी कि अगर यूक्रेन ये सब जो ऑनलाइन वर्ल्ड में कर पाया, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन्स हो, चाहे क्रिप्टो डोनेशंस हो, चाहे कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड लीडर्स एट सच अ रैपिड पेस हो, वो नहीं हो पाता अगर इलॉन मस्क का स्टारलिंक उन्हें सपोर्ट नहीं करता। उसके जो नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क, वो उन्हें सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क नहीं मिलता, क्योंकि उनका सारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो रशिया और रशियन कंपनीज पे डिपेंडेंट है। तो एक सीख है कि डेफिनेटली सेल्फ सफिशिएंट होना आज की डेट में हर कंट्री के लिए, ग्लोबली कनेक्टेड होना तो इंपॉर्टेंट है ही, जरूरी है, बट कहीं ना कहीं क्रिटिकल एरियाज में आत्मनिर्भरता भी इंपॉर्टेंट है। और एक और बात जो हमें जानने सीखने को मिलती है कि इस तरह की लड़ाई में या किसी भी तरह की लड़ाई में अक्सर जो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, पीपल हु हैव मोर टू लूज, पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर मदरलैंड, they are ready to lose their life as well, they are much more powerful than the mercenary fighters। जैसे रशिया के बहुत सारे सोल्जर्स का मनोबल कुछ गिरा हुआ है, बहुत हैवी लॉसेस रशिया को हो रहे हैं, प्लस जो उनकी जो मिलिट्री है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है एंड आई थिंक उन्हें दिल से नहीं लगता कि उन्हें यूक्रेन को अटैक करना चाहिए, इसलिए वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट की तरह, जबकि जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो पूरे दिलो जान से, बिना जान की परवाह किए, अपनी फैमिलीज के बारे में सोचे बिना, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, एक बात तय है कि इस कॉमेडियन टर्न्ड पॉलिटिशियन ने दुनिया को डेफिनेटली एक लेसन सिखा दिया और एक मिसाल बन जाएंगे अपने आप में हिस्ट्री में कि एक आइडियल प्रेसिडेंट होने कैसे चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द पुतिन को समझ में आए कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन एंड डेफिनेटली जो इंपीरियल माइंडसेट के साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं वो इस मॉडर्न एज में एक्सेप्टेबल नहीं है एंड वो अपनी ट्रूप्स को वापस ले लें एंड होपफुली ये वॉर और ज्यादा ना चले, एस्केलेट ना हो, न्यूक्लियर टेंशन तक डेफिनेटली ना जाए। Hit the bell icon to get the notification for the latest episodes. I'll see you in another episode.